पेज 152, पोटेंशियल एनर्जी। शुरू करेंगे एक्टिविटी 11.8, वहां से शुरू करेंगे हम। एक्टिविटी 11.8, टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर। द बैंड स्ट्रेचेस, रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स। व्हाट हैपेंस? The band will tend to regain its original length. Underline. Tend to regain. Tend to regain. मतलब हर चीज वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहती है। टू इट्स ओरिजिनल, ओरिजिनल तक अंडरलाइन कर लो। हर चीज, जैसे पानी है, पानी पर मैंने छप किया तो पानी पहले थोड़ा सा हिलेगा लेकिन वो बाद में अपनी नॉर्मल स्टेट पे स्टिल हो जाएगा। ठीक है, हर चीज। तुमको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। तो ये कुछ खिलौने हैं मेरे पास जो मैं एग्जांपल के लिए रखता हूँ, आपको तो पता ही है ये। ठीक है, पहले से ही हंसना शुरू कर देते बच्चे। तो वीडियो ऑन रखना है अपने, नहीं तो निकल जाएंगे बच्चे। ठीक है, जैसे ये अब बॉल है, इसको प्रेस किया तो इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ऑटोमेटिकली अपना जो शेप है, ओरिजिनल शेप, वो ये रिगेन कर रहा है। इसीलिए मैंने उतना ही अंडरलाइन कराया, टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल, क्योंकि ये चीज सभी में अप्लाई होंगी। ठीक है, ये चीज सभी में अप्लाई होंगी। और एक और खिलौना है मेरे पास, ये ऐसा कुछ है, इसको प्रेस करना पड़ता है तो ये उछलता है। तुमने देखे होंगे शायद ये सब। ठीक है, ऐसा उछलता है ये। तो ये भी अपना जो शेप है वो रिगेन कर रहा है, दिख रहा है। इसको प्रेस कर रहा हूं लेकिन ये वापस आ रहा है। इसका हाइट से कोई लेना देना है क्या? नहीं। इसका हाइट से कोई लेना देना था क्या? नहीं। एक और खिलौना है, ये लास्ट है, ये सबसे इरिटेटिंग है। ठीक है, तो ये भी अपना ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल शेप वापस ये रिगेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये अपने पोजीशन के कारण वापस आ रही है। ठीक है, पोजीशन, नॉट हाइट बट पोजीशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी when stretched? आगे एक्टिविटी 11.9, टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो। स्लिंकी तो आप सभी को पता है, उसने जो दिखाया नीचे वो डिफरेंट है। वो एक स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है वो, या फिर हमारे जो पेन में टिचुक टिचुक वाला पेन होता है ना, उसमें वो होता है, वो वैसा कुछ स्प्रिंग के समान लग रहा है वो। बट स्लिंकी इज टोटली डिफरेंट। स्लिंकी तुमने देखा होगा, ये इस टाइप का होता है, ये ऐसा होता है और फिर वो ऐसा दूसरी तरफ जमा हो जाता है पूरा, यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा। वो देखा है, ऐसे हाथ से खेलते रहते हैं, तो बस वैसे ही है, उसको बोलते हैं स्लिंकी। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड्स, यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। नाउ यू रिलीज द स्लिंकी, व्हाट हैपेंड? How did the slinky acquire energy when stretched? Would the slinky acquire energy when it is compressed? तो कंप्रेशन पे तो नहीं, लेकिन जब स्ट्रेच करेंगे तब वो वापस आएगा। छोड़ने पर वो एकदम स्पीड में वापस आता है अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक अ टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की। अरे ये वही वाला है, उस दिन मैंने तुमको दिखाया था ना, फिश फिश। हाँ, तो इसमें ही चाबी है, इसको छोड़ो ना तो ये ऐसे गोल 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 घूमती है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वाइंड करने के लिए चाबी है, उसको विंड नहीं पड़ेंगे। ठीक है,
वाइंड पढ़ेंगे उसको. Wind it using its key. Place the car on the ground. Did it move? From where did it acquire energy? Does the energy acquired depend on the number of windings? How can you test this? मतलब आपने कितना घुमाया, जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना वो ज्यादा कार आगे तक चलेगी, ऐसा उसका बोलना है. Lift an object through a certain height. ये एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर हाइट वाला है. पहले के तीनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखा वो पोजीशन के देखे हमने. ठीक है. The object can now do work. It begins to fall when released. मतलब बस कोई भी एक हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट पर लेकर गए और वहां से छोड़ा तो इट कैन नाउ डू वर्क. मतलब इसमें एक एनर्जी आ गई जब हमने उसको हाइट पर लेकर गए हम लोग. अगर मैं यहीं पर ही उसको रख दूं हाइट के ऊपर तो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन जब छोड़ेंगे तब उसमें एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. बिकॉज नाउ इट हैज अक्वायर्ड हाइट. दिस इंप्लाइज दैट इट हैज अक्वायर्ड सम एनर्जी. इफ रेज्ड टू अ ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हेंस possesses more energy. ज्यादा हाइट के साथ में ज्यादा वर्क की बात हो रही है, ऐसा क्यों? ठीक है. ये आपको पता चलेगा. ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो. इफ रेज टू ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हेंस मोर एनर्जी. ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका रीजन आपको कुछ देर बाद पता चलेगा. आगे. From where did it get the energy? Think and discuss. In the above situations, the energy gets stored due to the work done on the object. उसके ऊपर जो काम किया गया, इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए जो मैंने इसके ऊपर काम किया, उस काम के कारण इसमें एनर्जी आ गई और वो एनर्जी इसमें किसी फॉर्म में जाकर स्टोर हो गई. और अब जब मैं इसको रिलीज करूंगा, सो सेम एनर्जी विच हैज बीन नाउ स्टोर्ड इन दिस बॉल इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट विल बी इन मोशन नाउ. जब मैं छोड़ूंगा तो ये मोशन में आ गया. तो अब वो ही एनर्जी जो वर्क डन था वो सेम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए नीचे आएगी. ठीक है. आगे. The energy transferred to an object is stored as potential energy. If it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. ठीक है. इसी में रह जाएगी वो. उस एनर्जी को नाम दे रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तुमने ये सुना होगा बहुत बार, कर सकता लेकिन करता नहीं, कर सकती लेकिन करती नहीं है. मतलब क्या है इन सब का? इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन वर्क डन जीरो. पोटेंशियल बस लेकर बैठे अपने अंदर, वर्क डन करना पड़ेगा ना. ठीक है. तभी तो धमाका होगा, तभी तो फिर एनर्जी रिलीज होंगी. ठीक है. तो उसका मतलब है पोटेंशियल आपके अंदर है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे. सिमिलरली इस बॉल को अगर मैं इस हाइट पर लेकर जाऊं और वहीं पर ही रखूं, कोई सेंस नहीं है. ठीक है. तो उसमें एनर्जी होनी चाहिए. जब हम उसको उस हाइट पर लेकर जा रहे हैं तो उसका यूज भी आना चाहिए. ठीक है. तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपने भी उसको यूज करना चाहिए, अपनी पोटेंशियल को. आगे. You transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to the band is its potential. जब उसको खींचा गया रबर बैंड को तो उसमें उसको खींचने के लिए जो एनर्जी लगी वो उसमें जाकर स्टोर हो गई. ठीक है. You do work while winding the key of a toy. The energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. The potential energy possessed by object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. दोनों है उसमें. अंडरलाइन करो.
ये लास्ट 3 लाइंस पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन में जा चुका है वो हम देखेंगे। मतलब क्या, पोजीशन से अलग अलग मीनिंग है। पोजीशन मतलब यूजुअली हम लेते हैं हाइट, यहां से यहां तक लेकर के उसको हाइट आ गई उसमें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं स्लांट पर भी रख सकता हूं ना, ऐसा रखूंगा तो ये ऐसा रोल होगा, ठीक है, उसमें भी एनर्जी आ गई जब मैं इसको यहां तक लेकर आया, ठीक है, समझे। तो ऐसा है, इसमें स्लांट वाली एनर्जी आ जाएगी, ये हो गया पोजीशन। लेकिन इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब हम उस चीज को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ गई और वो आवाज करेगा, या वो अपनी जो नॉर्मल शेप है वो रिगेन करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन कैन बी एनी पोजीशन, ठीक है। चलो, टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक अ बो एज शोन इन फिगर 11.6। बैम्बू स्टिक लेने के लिए बोल रहे हैं बच्चे, बैम्बू स्टिक नहीं लेंगे बच्चे, क्या लेंगे, पतंग की कमची लेंगे बच्चे। कमची पता है क्या तुमको? हाँ, नहीं, अरे जो पतंग में रहती है ना बच्चे उसी से बनाते हैं ना धनुष बाण, ठीक है। तो बैम्बू स्टिक नहीं रहते बच्चे यूजुअली, वो पतंग के समय पर छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको उड़ाना तो आता नहीं, तो क्या करेंगे फिर, वो जो फटी हुई पतंग होती है उससे निकालकर धनुष बाण बनाएंगे, ऐसा। Place an arrow made of a light stick on it with one end supported by the stretched string. उसमें स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट बांधना पड़ेगा आपको, जो कि स्ट्रेच हो पाएगा ऐसा, क्योंकि वो टाइट रहेगा ना। वो तो आपने देखा ही होगा, अभी रामायण देखे थे क्या आपने, वो पुरानी वाली जो आई थी टीवी पर, तो उसमें वो जब सीता जी को लेने के लिए गए थे राम जी, तो उन्होंने वो बाण बना के बताया था पूरा, ठीक है, ऐसा है। बाकी स्टोरी तो पता ही होगी बच्चों को बेसिक। Now stretch the string and release the arrow. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow. तो जो बो स्ट्रेच हो चुका था वो वापस अपनी पोजीशन रिगेन करेगा। मतलब बैम्बू से इतना प्यारा तो नहीं बनेगा जैसा वहां पर दिख रहा है, ऑब्वियसली बैम्बू से ऐसा बनेगा कुछ, और जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के बाद में वो ऐसी पोजीशन गेन करेगा, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करेगा। ठीक है, और जब हम इस पोजीशन से उसको या इस कॉन्फ़िगरेशन से उसको रिलीज करेंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है 1 और ये 2, तो 1 पोजीशन पे वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बोलना आसान है कि ऐसा कर लो, उसको फोल्ड करके ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बोलना आसान है, लेकिन जब एक्चुअली आप बैम्बू को आप बेंड करोगे ना, तो इस तरफ से ये आपने जो बांधा है वो बांधा हुआ ना इस तरफ आने लगेगा। तो उसके लिए भी एक तरीका है, यहाँ पर आपको एक हुक देना पड़ता है, थोड़ा सा वहां से छीलना पड़ता है बैम्बू को, तो वहां से हुक देने के बाद में फिर वो बैम्बू से नीचे नहीं उतरेगा आपका स्ट्रिंग, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा वहां पर, ठीक है। अच्छा, बैम्बू लेने क्यों बोला उसने, ये बताओ, बैम्बू लेने क्यों बोला? क्योंकि हम वो स्ट्रिंग से खींचेंगे तो टूटेगा नहीं बैम्बू। बैम्बू स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा वो बेंड हो सकता है। आपने देखा होगा बैम्बू के जहां पर भी काम होता है उसको पटक दो, रख दो, उसमें काफी स्ट्रेचेबल होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो एक लेवल तक अपने आप को मोड़ सकता है, इसलिए बैम्बू बोला, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इतना मोड़ देंगे उसको बनाने के लिए नहीं, उसको फर्दर हम जाकर और फ्लेक्सिबल करेंगे और खींचने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए बैम्बू बोला। ये भी सोचना पड़ेगा ना आपको आगे। The potential energy stored in the bow due to the change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of the arrow. पहले उसको स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ा काइनेटिक में कन्वर्ट होकर चला गया हमारा एरो। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट पेज पर जो हम पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज 153, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हम निकालने वाले हैं कि हाइट के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हमने देखा 12mv², वैसे इसका क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे उस पॉइंट से जो हमने प्रीवियस पेज पे अंडरलाइन किया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। This is because work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. इसमें ग्रेविटेशनल थी क्या? इसमें थी क्या ग्रेविटेशनल? नहीं। ये बॉल में थी क्या ग्रेविटेशनल? ऐसा नहीं। लेकिन जब इसको ऊपर लेकर आए तो फिर उसमें आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसने एक हाइट अचीव किया, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है वो, इसीलिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेगा, पोजीशन में सिर्फ हम उसकी हाइट देखेंगे, समझे? आगे तो अंडरलाइन कर लो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन कर लो। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे और कोई तो भी हाइट वो अचीव करेगा, तब वो रहेगा उसका वर्क डन, या वो एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क डन इन रेजिंग दैट ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट एट दैट पॉइंट। इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। देखेंगे कैसे। अब उसने बोला है नीचे जो भी अब वो एक्सप्लेन करेगा, इट विल बी रिगार्डिंग फिगर 11.7, ठीक है। Consider an object of mass m, let it be raised through a height h from the ground. A force is required to do this. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object mg. Weight बोला है, weight, ये हमने कहीं तो भी पढ़ा था क्या? Weight वेट इज इक्वल टू फोर्स, आपको याद है क्या? वेट इज इक्वल टू फोर्स, दोनों का जो यूनिट था वो सेम था। हमने देखा था कि हमारा वेट हम लोग किलो में गिनते हैं, लेकिन हमको न्यूटन में गिनना चाहिए। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। जितना वर्क डन रहेगा उतनी एनर्जी रहेंगी। तो वर्क डन अगर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज ma इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर लेकर गए, तो इसने अचीव कर लिया एक हाइट अचीव कर लिया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है क्या? नहीं, वो इस डायरेक्शन में है। तो s की जगह पर हम लिखेंगे h, और ये जो a है इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहां पर इसमें जो काम कर रही है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर mgh, समझे? तो ये अब वर्क डन और एनर्जी तो सेम है, तो फिर इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ये लोग कुछ अलग तरह से लिखेंगे EP ऐसा mgh, ठीक है। तो इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्क एंड एनर्जी। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्क और एनर्जी, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम है, दोनों में डिफरेंस है नहीं, तो हम उसको वर्क और एनर्जी भी बोल सकते हैं, समझे? चलो, since work done on the object is equal to mgh and energy equal to mgh units,
is gained by the object. This is the potential energy EP of the object. Next is more to know. Extra का ज्ञान. The potential energy of an object at a height depends on the ground level or zero level you choose. Very important. मतलब अब नीचे जमीन है, तो जमीन के ऊपर अगर मैं इस बॉल को लेकर आ रहा हूं, इस बॉल को मैं जमीन के ऊपर लेकर आ रहा हूं, तो हाइट में उसकी नीचे से गिनूंगा पूरा. ठीक है. अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूं छत पर, तो छत पर जाकर मैं उसको ऐसे रख रहा हूं, तो मैं छत की जमीन से गिनूंगा. लेकिन अगर वहां पर जो ऐसा होता है ना कि उसके बाहर अगर मैं खड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है ना वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग सामान होता है. ठीक है. उसके बाहर अगर मैं रख देता हूं तो बिल्डिंग के नीचे से देखेंगे उसको. अगर मैं हाथ से लेता हूं यहां तक, तो हाइट इतनी ही गिनी जाएगी. तो डिपेंड करता है कि हम बेस कौन सा ले रहे हैं. ठीक है. जो बेस रहेगा उतनी ही हाइट लेंगे. आगे, an object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level. क्यों? हर जगह अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? क्योंकि मास तो उसका सेम है, जी भी सेम है, तो चेंज क्या हो रहा? हाइट. जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी. इनके बीच में क्या रिलेशन है? बोलो. ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है. क्या रिलेशन है? Yes? Anybody? भूल गए? पढ़ाई बढ़ रही है तो मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कम तो मार्क्स भी कम. ये मैंने कहाँ एग्जांपल दिया था, याद करो. फिर अभिषेक ने बोला था बस बस सर समझ गए. याद करो. समझ गया था ना अभिषेक? बोल दो बेटा, बताओ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. याद आया क्या? ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. इनवर्स प्रोपोर्शन हमने कैसा किया था? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B. ऐसा लिखते ना. ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसा. इनवर्स प्रोपोर्शन हम ऐसा लिखते हैं. ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन. याद आया क्या? पक्का. इंफिनिटी का साइन साइड से खाया हुआ. याद आया? वेरी गुड. नहीं आ रहा हुआ तो बता देना, एग्जाम्पल है मेरे पास रेडी. ठीक है. पढ़ाई और मार्क्स वाला एग्जाम्पल, जल्दी समझता उससे. चलो. It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved. Underline करो. Moved तक पूरा underline करेंगे. अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास. अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं. इसको बोला है इनिशियल पोजीशन, इसको बोला है फाइनल पोजीशन. तो मैं इसको यहां से यहां ऐसे लेकर जाऊं सिंपल, या फिर इसको पूरा ऐसे ऐसे करते हुए फिर यहां लेकर आऊं. तो बात तो एक ही हुई ना. इनिशियल और फाइनल देखेंगे, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, मैं तुमको एक ख्याल बताता हूं. ये सबने सोचा है अपने लाइफ में, सबने. ठीक है. जब सुबह सुबह तुम स्कूल जाते थे तो तुमने सोचा होगा कि क्लास एक
फ्लाईओवर बन जाता डायरेक्ट हमारे घर से डायरेक्ट स्कूल का, सोचा सबने ये? ठीक है, बस वैसे ही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको सोचना है, ठीक है, जहां जहां से जा रहे हो पूरा पाथ हमको डिस्कस नहीं करना है बस। तो अब पढ़ो वो, मैं फिर से पढ़ रहा हूं पूरा पैराग्राफ। It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights. Difference मतलब माइनस करेंगे, पहले कहाँ था बाद में कहाँ है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे तो मिल जाएंगी हाइट, ठीक है। Difference in vertical heights of initial and final position of the object and not on the path along which it is moved, ठीक है, पूरा पाथ नहीं देखेंगे उसका कहां कहां गया वो, ऐसा। फिगर 11.8 shows a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equal to h. In both the situations, the work done on the object is mgh. मतलब मैं इसको यहां से यहां ला रहा हूं या फिर मैं इसको पूरा घुमाकर ला रहा हूं, तो वर्क डन मैंने सेकंड केस में ज्यादा किया, मुझे पता है मेरी एनर्जी ज्यादा लगी, लेकिन फिर भी वो काउंट नहीं होगा, काउंट उतना ही होगा जितना वो गया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, बस, ठीक है। आगे तो ये हो गया तुम्हारा mgh। जो 11.7 है फर्स्ट कॉलम में, उसको नीचे उसको बॉक्स बना दो, और वो पूरा जो उसका डेरिवेशन है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mgh। बोल भाई दर्श। सर वर्क डन नहीं माना जाएगा सेकंड केस में, फिर से बोल। आपने क्या बोला, वर्क डन नहीं माना जाएगा सेकंड केस में? नहीं समझा, फिर से बोल। वर्क डन सेकंड केस में ज्यादा है ऐसा? हाँ सर, तो आप बोलिए माना नहीं जाएगा, क्या नहीं माना? मैं इसको यहां से यहां पर लेकर आया बॉल को, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाकर ला रहा हूं, पूरा पूरा घुमाकर फिर यहां पर ला रहा हूं। तो दोनों केस में अगर तू कंपेयर करेगा तो सेकंड केस में तो वर्क डन ज्यादा हुआ ना, मेरी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही ना ऐसे ऐसे घुमाने में उसको। हाँ, लेकिन हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही काउंट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, बस, समझा? मतलब वैसे ही हो गया ना जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आप पुश कर रहे हो एक वॉल को, लेकिन वो वॉल मूव नहीं हो रही है, ठीक है, एनर्जी तो लग गई लेकिन वो वर्क डन काउंट नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल 11.5, find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at the height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8 meter per second square। एकदम इजी क्वेश्चन है, m g h सब दिया हुआ है, ठीक है, इजी है, मल्टीप्लाई करके उसे निकाल लिया आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अगर कभी हाइट नहीं दी रही, इनिशियल हाइट एंड फाइनल हाइट दी रही, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेज 152 पर जो हमने अंडरलाइन किया था सेकंड कॉलम में ऊपर सेकंड पॉइंट में, इफ रेज्ड टू अ ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हेंस possesses more एनर्जी, ये समझा? जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ेंगे। पेज 154, एग्जांपल 6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joules, एनर्जी दी है हमको पहले से, find the height at which the object is with respect to the ground, given g is 10 meter per second square। तो इसमें हमको हाइट पता करना है और एनर्जी दी है, तीन चीज दी है यहाँ पर, एनर्जी, जी एंड
हाइट, सॉरी मास। तो हाइट हमको पता करना है, इजी। देखो उसने कैसे किया है, आगे। आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स। कैसे होगा? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब इसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हुए इसने अपने अंदर गेन कर लिया पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और उसके बाद में साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे हम लोग भी कन्वर्ट करते हैं, रोज कन्वर्ट करते हैं ना एनर्जी को। अरे खा रहे हैं अपन, खाना खा रहे हैं, उसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर रहा है हमारा पेट। ठीक है, तो एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। आगे, कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? We find in nature a number of instances of conversion of energy from one form to another. Activity: sit in small groups. या हम बोलेंगे do not sit in small groups, sit in big groups, दूर दूर। ठीक है, discuss the various ways of energy conversion in nature. तो वही सब है, अलग अलग एनर्जी बता रहे हैं वहां पर। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ये हमको पता है कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दो चीज जरूरी है। कौन सी चीज जरूरी है फूड प्रोड्यूस करने के लिए? बताओ। अरे प्लांट्स में ऐसा कुछ रहता क्या कि वो खाना बना सकता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और सनलाइट, ये दो चीज चाहिए हमको। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये दो चीज चाहिए, इसके बिना खाना नहीं बन सकता। प्लांट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, उसको क्या बोलते हैं जो खुद का खाना खुद बनाता है? कुछ नाम है क्या उसका? बताओ। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, करेक्ट बोली है इसने। क्या काव्या सही है एकदम? यस। तो खुद का खाना खुद बनाने वाले रहते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना? तो अपनी मम्मी क्या होगी घर पे? ऑटोट्रॉप हो गई, है ना? मम्मी खुद का खाना खुद बनाती ना, मम्मी ऑटोट्रॉप हो गई, बराबर? नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मी में क्लोरोफिल नहीं है, नहीं तो बना भी लेती थी, है ना? मम्मी खाने से खाना बनाती है, तो मम्मी को ऑटोट्रॉप नहीं बोलेंगे। आगे, वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? तो सन से मिलती है एनर्जी। व्हाई डज द एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? अरे ये तो हमने पढ़ा था ना, प्लेस टू प्लेस। एयर क्यों मूव होती? बताओ जल्दी, क्विक। क्लाइमेट पढ़े हो तुमने, कल पेपर भी दिए हो, आज नाटक नहीं करना। ठीक है, बता दो जल्दी से कैसे मूव हो रही है एयर, बता। एयर के करंट्स रहते हैं, जेट स्ट्रीम रहती, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। एक जगह पर एयर कम है, प्रेशर कम है वहां पर, तो जहां पर ज्यादा रहता है वहां से कम जगह पर जाती, फिर कम से ज्यादा जगह पर जाती। याद आ रहा है क्या कुछ याद आ रहा है? इतना सा जेट स्ट्रीम याद आ रहा है तुमको? ईस्टर्ली वेस्टर्ली। झूठे बच्चे एक नंबर के, बस मस्ती करो इनके सामने, इनको गेम दिखाओ, खिलौने खिलाओ, बस
पढ़ाई नहीं करना है। आगे, हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड। अच्छा ये तो बता दो कैसे फॉर्म होता, ये पता है तुमको? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता पता है? इसको कौन से फ्यूल्स बोलते हैं बेटा? इनका नाम क्या होता है? एनीबॉडी? चॉकलेट दूंगा, जो आंसर देगा उसको चॉकलेट दूंगा मैं। लालच, लालच बहुत अच्छी चीज है, मैंने ऐसा सुना हो। सारे गलत जो चुपी भाई सही होगा तो दूंगा ना। देखो अब आवाज निकली बराबर, ठीक है? तब से मौन व्रत रखा था क्या तूने? फॉसिल फ्यूल्स, इसको मिलेंगे चॉकलेट दर्श को, ठीक है? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं जो भी हम जमीन में गाड़ते हैं, गाड़ने के बाद में फिर वो अंदर तक बहुत सालों तक रह जाता है, ह्यूमन वेस्ट ये वो सब, और फिर वो कन्वर्ट होता है बाद में इन फॉसिल, और फिर फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं उससे, ठीक है? सुना है क्या तुमने? ये सुना ही होगा, बस जब तक लालच नहीं दो तब तक नहीं बोलते, ठीक है? अब मिलेंगे तुमको लालच बेटा। आगे, what kinds of energy conversions sustain the water cycle? Sustain the water cycle, तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये तुमको पता भी है कुछ कुछ। वाटर साइकिल तो इजी है, ठीक है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन ये सब रहता है उसमें, ये तो तुमने देखा है। लेकिन एक चैप्टर शायद इसका था अपने सिलेबस में जो डिलीट हो गया है, वो था क्या? लेट मी चेक। नेचुरल रिसोर्सेज है ना कोर्स में? नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है लास्ट सेकंड सिलेबस में है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, तो गया वो फिर बस। उसमें देखो काफी सारे अलग अलग साइकिल्स है, एक बार उस चैप्टर में जाकर ऊपर ऊपर से देख लो, आपको ऐसे कुछ डायग्राम्स बने दिखेंगे, फ्लो चार्ट्स। पहला तो है पेज नंबर 197 पर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आपको दिख रहा है रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, वो सब। एक गैया भी दिख रही है उसमें, गैया भी दिख रही है एक, उसके पास नहीं जाना लेकिन, ठीक है? आगे पेज 198 पर है नाइट्रोजन साइकिल, 199 पर कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल नेक्स्ट पेज पर। ये सारी साइकिल्स है। बच गए आप लोग इस साल, पता है क्या? ये साइकिल और वो डायवर्सिटी के सारे जितने भी फ्लो चार्ट्स थे, तुम लोग बच गए हो। तो ऐसे एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक्टिविटी 11.14, many of the human activities and gadgets we use involve conversion of energy from one form to another. Make a list of such activities and gadgets. Identify in each activity gadget the kind of energy conversion that takes place. ठीक है? मतलब तुम अलग अलग, जैसे एक सिंपल सा मैं फोन ले लेता हूं, ठीक है? तो फोन में कैसे कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जैसे पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है? उस केमिकल एनर्जी को फिर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में और यूज कर रहे हैं, और वो बन गया हमारा लाइट एनर्जी, ठीक है? फिर बहुत देर तक आप उसको बात कर रहे हो फोन पर, गेम खेल रहे हैं बहुत देर तक, ठीक है? तो फिर वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में, फिर गाने वाने में सुनते ना बीच बीच में, ठीक है? और फिर वो गर्म हो जाएगा फोन, लगभग फटने वाला रहेगा, फिर आप बंद करके रख दोगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, वो हो गया हीट एनर्जी, ठीक है? ये जनरल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है। पहले इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल से फिर से इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, हीट, ये सब, ठीक है? और एक और एनर्जी रहती, बोलते हैं ना दिव्य शक्ति। ये सब होने के बाद में जब बहुत देर गेम खेल लिए तो मम्मी की उड़ती हुई चप्पल, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है? उस एनर्जी को कभी भूलना मत, इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी बहुत। हाँ, अब जब इतनी सारी एनर्जी है तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा, वेस्ट करेंगे क्या ऐसा? नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एक्टिविटीज 11.13 and 14 we learned that the form of energy can be changed from one form to another.
what happens to the total energy of a system during or after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. मतलब क्या, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही कन्वर्ट होकर दूसरी एनर्जी में चली गई, लेकिन टोटल उतनी ही है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है. This is the law of conservation of energy. According to this law, underline, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor destroyed. ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. The total energy before and after the transformation remains the same. ये भी अंडरलाइन कर लो, remains the same तक. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of transformations. हर एक चीज के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है, applicable to everything. Consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height h. At the start, the potential energy is mgh and kinetic energy is 0. Why is the kinetic energy 0? It is 0 because its velocity is 0. चलो देखेंगे. यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम नीचे से ऊपर लेकर गए, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगी mgh, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहेगी 0. क्यों? क्योंकि हाफ m 0 का स्क्वायर है, नहीं है, जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर आकर रुक चुका है अभी ये. लेकिन जब ये मूव होगा तो मूवमेंट के समय ये एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट होंगी और इसको मिल जाएंगी एक वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, ऐसा. ये काम आएगा, ये सब जो भी मैं बता रहा हूं ये ऐसा मस्ती मस्ती में मत लेना इसको, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा पूरा. The total energy of the object is thus mgh. मतलब एक ही एनर्जी है उसके अंदर इस पोजीशन पर, और वो है सिर्फ mgh, ठीक है. As it falls, its potential energy will change into kinetic energy. If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be half mv square. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये जब नीचे आ रहा है तो उस वक्त mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही. क्यों? क्योंकि उसका हाइट कम हो रहा है सर, समझे? हाइट धीरे धीरे कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही. यहां पर हाइट कितनी हो जाएंगी उसकी? 0. नीचे आते तक पूरी हाइट उसकी 0 हो जाएगी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी क्या? नहीं, समझे? लेकिन जब वो गिर रहा था तो उसको वेलोसिटी मिल गई, तो धीरे धीरे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, ऐसा. और जब वो पूरा नीचे गिर जाएगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एंड साउंड में, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी. As the fall of the object continues, मैं फिर से पढ़ रहा हूं हाफ mv स्क्वायर के बाद से, हाफ mv स्क्वायर जो लिखा है उस पैराग्राफ में कहीं सेंटर में. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach the ground, h is equal to 0. h 0 हो गया, इसलिए ये पूरा mgh 0. And v will be the highest. Therefore,
the kinetic energy would be largest and potential energy the least. तो तुमको ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने उसको ऊपर से ड्रॉप किया तो यहां पर कितनी एनर्जी थी और यहां पर कितनी एनर्जी है, यहां पर दोनों जगह पर सेम एनर्जी रहेंगी जस्ट व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा वो ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट पर एच हो जाएगा उसका 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, वेलोसिटी अभी उसको नीचे, हाइट ही नहीं है नीचे जाने के लिए, तो बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी नहीं। एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन वेलोसिटी यहां पर हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इसलिए वहां पर वो फिर रुकने वाला है। एंड जस्ट एज इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड तब हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी, तो दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 रहेगी जस्ट बिफोर, क्योंकि अभी वो हिट करने का है, जब हिट कर लेगा अगर वो रुक जाता है तो फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। सर तो जो हाइट है सर तो बहुत सेम की, फिर से बोल सर सेम कैसे हो नहीं सकती? सेम कैसे है देख, तेरे को बताता हूं सेम कैसे है। ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही। अपन क्रिएट कर सकते क्या एनर्जी? नहीं। डिस्ट्रॉय कर सकते क्या? नहीं। सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने खाना खाया, मैंने ऐसा उंगली रखा, बजाया, वो एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरी कैलोरीज को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं साउंड में एंड हीट में, फ्रिक्शन में। ये अलग अलग एनर्जी है जो यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली ये जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम हो रही, तो वो किस में कन्वर्ट होंगी? काइनेटिक में, समझा? ठीक है, ओके। अब वो क्या बोल रहा है? Therefore the kinetic energy would be largest and potential energy the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. Underline. The sum of the potential energy and the kinetic energy of the object would be same at all points. Example देता हूं मैं इसका, एग्जाम्पल देता हूं मैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज इट इज 10 जूल्स, ठीक है, 10 जूल्स। अब ये है इसकी हाइट, यहां से लेकर यहां तक h। सपोज वो इस पोजीशन पर आ गया, सेंटर में एकदम, तो ये हो गया उसका h/2, ठीक है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर रहा हूं तो वो नीचे गिरते गिरते ये पोजीशन पर आ चुका है। इस पोजीशन पर उसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी दैट विल बी 10 जूल्स ओनली। बट नाउ अगर ये है 10 जूल्स तो mgh, h हो गया आधा, मतलब इसको करेंगे डिवाइड बाय 2। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल्स, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 5 जूल्स और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी 5 जूल्स, इज इक्वल टू 10 बनेगा वो, समझे? ठीक है। और जब तक वो नीचे जाएगा यहां तक, इस पोजीशन तक, तब तक उसकी पूरी जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगी और ये जो है काइनेटिक वो बन जाएगी पूरी 10, समझे? क्योंकि कन्वर्ट हो रहा धीरे धीरे। हमने ये पोजीशन इसलिए देखा बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। वो गिर रहा है अभी बीच वाली पोजीशन में, हमने उसको ऑब्जर्व किया। हर पोजीशन पर वैसे ही होगा, धीरे धीरे कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे इसीलिए उसने लिखा है नीचे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों का सम हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो उसको बॉक्स बना, सॉरी जूल्स भी कम होगा, इसका कम होगा ना, इसका, इस वाले पार्ट का कम होगा, लेकिन ये तो उतना ही रहेगा ना, टोटल विल बी ऑलवेज इक्वल,
कांस्टेंट, ठीक है। पहले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मैंने उसको हाइट दिया, मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया, वर्क डन करने के बाद मेरी जो एनर्जी थी वो वर्क डन में चली गई, वर्क डन से इसमें आ गई पोटेंशियल। अब इसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये कन्वर्ट हो रहा काइनेटिक में, ठीक है। और काइनेटिक के बाद में साउंड एंड हीट में क्यों हो रहा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण हो रहा जो भी हो रहा, ठीक है। पक्का? फिर भी मन में कुछ होगा तो पूछ ले भाई, डर मत तू, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे को, मैं हूं सर। वो सर जूल्स की बात हो रहा सर, ये वाला हाँ सर 10 का 5 क्योंकि h/2 हो गया ना यहाँ पर, h/2 इस पोजीशन पर, वो जब गिर रहा है तो h जो था टोटल h था, h से आधा हो गया तो h/2 हो गया, तो इसलिए वो टोटल बाय 2 हो जाएगा ना, h/2, तो इसलिए वो आधा हो गया। भाई सिर्फ h/2 अलग से तो नहीं करेंगे, पूरे को ही करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में तो, ठीक है। हाँ, और कुछ किसी के मन में सवालात? नहीं, ठीक है, चलो। The sum of the kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy। मतलब ये क्या बन गई, ये बन गई एक मशीन, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये क्या बन गया, एक मशीन है, तो इसको बोला है मैकेनिकल एनर्जी। ये पूरे को बॉक्स बना लो और उसको अंडरलाइन कर लो, 11.7 जहां लिखा है mgh प्लस हाफ mv², उसको बॉक्स बना लो, इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड नीचे मैकेनिकल एनर्जी तक अंडरलाइन कर लो। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। अगर मैं फिर से इसका एग्जांपल दूं तो सिंपल है एकदम, यहां पर मेरी काइनेटिक कितनी थी, यहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, ठीक है, यहां पर 0 थी। अब जैसे जैसे उसकी हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल तो कम हो रही, लेकिन काइनेटिक बढ़ रही ना, उसमें 5 हो गई थी, यहां पर 5 जूल प्लस 5 जूल लिखा था मैंने। मतलब अगर मेरी पोटेंशियल कम हो रही है तो काइनेटिक बढ़ रही है, ऐसा, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है, समझे क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path, हमने ये बीच वाला पॉइंट देखा, any point हम देख सकते थे, हमने बीच वाला पॉइंट देखा, appears as an equal amount of increase in kinetic energy। जितनी इसमें कम हुई उतनी ही यहां पर kinetic energy rise होगी। Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored। मतलब हम ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम समझ के चल रहे हैं that it is irresistible system, it is perfect ideal system, इसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। क्योंकि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे तो जस्ट इमेजिन कोई तो भी कॉमेट है, कॉमेट ऊपर से आकर धरती पर आ रहा है, तो वो बीच में जलेगा नहीं, क्या जलेगा, वो हीट रेजिस्टेंस के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण वो जलने लगता है, आग का गोला बन जाता है वो, समझे, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो उसकी हीट, जो वो ऐसा रहेगा ना, हीट यहाँ पर उसकी प्रोड्यूस होगी, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा। Thus, there is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। Continuously convert हो रही, एक पॉइंट पर आकर just before it hits the ground पोटेंशियल हो जाएगी 0, काइनेटिक रहेगी मैक्सिमम, मतलब वहां पर हो जाएगी वो जाके 10 जूल्स,
ठीक है, एट दिस पोजिशन। नेक्स्ट थोड़ा सा ही बाकी है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।